हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है राज्य सरकार। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो के तहत हमने राज्य की विधायिका यानी विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद के गठन को समझा। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विधानसभा के कार्य व शक्तियों का, कि संविधान के द्वारा कौन कौन सी पावर विधान परिषद को प्रदान की गई है, और हम इनका अध्ययन करेंगे विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और संविधान में संशोधन की, साथ ही निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो इन बिंदुओं के तहत हम विधान परिषद को जो कार्य करने होते हैं या इनको जो पावर मिली होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विधायी शक्तियाँ। हमने देखा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, और संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत केंद्र पे और राज्य में दो अलग अलग स्तर पर सरकारें काम करती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था सही तरीके से कार्य करे, इसके लिए संविधान में सूचियों का प्रावधान किया गया है, और महत्वपूर्ण रूप से 3 सूचियां होती हैं। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, इसे ही केंद्र सूची भी कह देते हैं। दूसरी प्रांत सूची या राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो संघ सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल का होता है। साथ ही समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन यदि दोनों के बनाए हुए कानूनों में टकराव हो जाता है तो संसद से बना कानून मान्य होगा। ये कुछ बेसिक नॉलेज हमने प्राप्त की थी। अब हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का काम करेगी अपनी विधानमंडल। और विधानमंडल में हमने देखा कि विधानसभा को क्या क्या शक्ति मिली हुई हैं और विधान परिषद अपना क्या रोल निभाती है। तो विधानसभा हम पढ़ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं विधान परिषद को। तो धन विधेयक को छोड़ के कि यदि हम धन विधेयक की बात न करें, साधारण जितने भी विधेयक हैं, साधारण विधेयक के रेफरेंस में देखें तो साधारण विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले रखे जा सकते हैं। कि भाई जरूरी नहीं कि जो साधारण विधेयक हैं वो विधानसभा के पटल पे ही रखे जाएं, विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाएं। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो वो कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं? वो विधान परिषद में भी रखे जा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल समानता है दोनों में कि आप किसी भी सदन में रख सकते हैं। लेकिन यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित हो जाता है, यहाँ ध्यान रखना हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, धन विधेयक की या वित्तीय विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं। तो साधारण विधेयक यदि कोई विधानसभा से पारित हो जाता है और विधान परिषद के पास जाता है तो विधान परिषद को इस रेफरेंस में मात्र 4 माह की पावर प्राप्त है। कैसे? इस चीज को समझिए। विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया, वह विधान परिषद के पास आया फर्स्ट स्टेज में। विधान परिषद को 3 महीने का समय मिलता है। 3 महीने तक वो आराम से उस पर सोच विचार कर सकती है। सोच विचार करने के बाद उसे लगता है कि ये विधेयक बिल्कुल ठीक है तो वह उस पर हस्ताक्षर कर देती है, वो यानी पारित कर देती है। और पारित होकर के, क्योंकि विधानसभा में तो पहले ही पारित हो गया, विधान परिषद से भी पारित हो जाता है, तो वो अब दोनों सदनों से पारित होकर चला जाता है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल साइन कर देते हैं। उसके बाद वो बन जाता है कानून। ये तो हुई साधारण स्थिति। लेकिन यदि 3 माह के अंदर विधान परिषद ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि उसे करना क्या है, या दूसरी कंडीशन विधान परिषद उसमें कुछ सुधार चाहे कि भाई ये जो विधेयक है ना, इसमें कुछ बिंदुओं में सुधार होना चाहिए, और ये वापस भेज देती है विधानसभा के पास कुछ सुझावों के साथ कि आप ये सुधार इसमें करो। अब यहाँ पे पता चलता है कि किसको ज़्यादा पावर प्राप्त है। अब विधानसभा की इच्छा के ऊपर है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। यदि वह उन सुझावों के सहित वह प्रस्ताव वापस से पारित कर देती है और ऐसी स्थिति में ये वापस से विधान परिषद के पास आ जाता है, तो अब विधान परिषद को पावर ज़्यादा मिली हुई नहीं है।
उनको अब सेकंड स्टेज में 1 महीने का समय और मिलेगा। 3 महीने का पहली स्टेज में मिल गया, 1 महीने का अब मिल गया, टोटल कितने महीने का समय हो गया? 4 महीने का समय हो गया। अब 1 महीने के समय के अंदर अंदर इसे इस विधेयक को स्वीकार करना होगा। यदि वह 1 महीने के अंदर कोई निर्णय नहीं कर पाती है कि उसे स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है, या वापस से कुछ सुधार करवाने की सोचती है, तो भाई अब आगे कुछ भी प्रक्रिया नहीं होगी। अगर अब आप साइन कर देते हो, अगर आप विधान परिषद साइन कर देती है तो ये कानून बन जाएगा, अगर नहीं भी करती है तो भी वह पारित ही माना जाएगा। क्लियर देखो इस चीज को कि पावर किसके पास है? पावर विधानसभा के पास है। विधान परिषद तो सिर्फ 4 महीने का समय ले सकती है, इससे ज्यादा और कुछ प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो फिर मन में ये क्वेश्चन उठता है कि फिर विधान परिषद बनाई क्यों थी? जब उसको इतनी कम पावर दी है तो उसका निर्माण ही क्यों किया गया था? तो वो अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले अपन पावर देखेंगे, और पावर कैसे देखेंगे? विधानसभा के साथ तुलना करते हुए, जिससे कि वो चीज अपने समझ में आए। तो हमने देखा धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। कोई विधेयक यदि विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद में आता है और विधान परिषद या तो उसे अस्वीकृत कर देती है या ऐसे संशोधन करती है जो कि विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हैं, तो वह अधिकतम 3 माह की अवधि तक विधेयक के ऊपर अपना नियंत्रण रख सकती है। यदि वह 3 माह की अवधि तक विधेयक पारित नहीं करती है तो विधानसभा उसी विधेयक को दोबारा स्वीकृत करके विधान परिषद के पास भेजती है। तब विधान परिषद को 1 माह के अंदर अंदर उसे स्वीकृत करना होगा। तो हमने देखा ना कि असली पावर किसके पास है? विधानसभा के पास। और इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 197 में। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि इस प्रकार से विधान परिषद अधिकतम 4 माह की समय अवधि तक इसे रोक सकती है साधारण विधेयक को। इसलिए विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि विधानसभा किसी विधेयक को समाप्त भी कर सकती है, लेकिन विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। तो ये हमने विधायी शक्ति देखी। अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। याद होगी आपको संसदात्मक शासन व्यवस्था। केंद्र में जिस तरह से होती है ना संसदात्मक शासन व्यवस्था, नाममात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, एक गुण। दूसरा गुण क्या था? हमने देखा कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक इसी तरह से ही जो राज्य सरकार है उसमें भी राज्य की जो कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब किस पर निर्भर करते हैं? ये सब निर्भर करते हैं विधायिका पे। और विधायिका में भी जो विधानमंडल का पहला सदन है विधानसभा, उसके प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी? विधानसभा के पास होगी। विधान परिषद को कुछ पावर तो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की, लेकिन उतनी नहीं मिली हुई जितनी की विधानसभा को प्राप्त है। देखते हैं विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। पहला हमने देखा कि जो मंत्री परिषद बनाई जाएगी, जो मंत्री बनाए जाएंगे, जरूरी नहीं कि सारे मंत्री विधानसभा से ही लिए जाएं, कि विधानसभा के सदस्य ही मंत्री बनाए जाएं, बल्कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने का अधिकार होता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि कोई विधान परिषद का सदस्य मंत्री पद पर नियुक्त होता है तो जो उसका जो उत्तरदायित्व बनता है या उसकी जो जवाबदेहिता बनती है वो किसके प्रति बनेगी? अब वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, विधान परिषद प्रश्नों के माध्यम से, यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके मंत्रियों से कई प्रश्न पूछ सकती है, उनके विषय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछ सकती है, अलग अलग तरह के प्रस्ताव ला सकती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने देखे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और वाद विवाद करके मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन वह मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। ये पावर तो जनता के सदन विधानसभा को ही प्राप्त है। तो इस मामले में विधान परिषद मात खा जाती है, क्योंकि उसे मंत्री परिषद को पदच्युत यानी पद से हटाने का अधिकार नहीं है। वो मंत्री परिषद को कंट्रोल तो कर सकती है, उस पर नियंत्रण तो लगा सकती है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव ला करके, प्रश्न पूछ करके, लेकिन उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो ये हमने देखी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब हम अध्ययन करेंगे वित्तीय शक्तियों का। तो इसमें
धन विधेयक आता है, वित्त विधेयक आते हैं। धन विधेयक वित्त विधेयक का ही हिस्सा होता है। तो जो धन विधेयक है वो केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। हमने क्या देखा था, साधारण विधेयक जब हम पढ़ रहे थे कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले रखे जा सकते हैं, है ना, कानून बनाने के लिए। लेकिन जो धन विधेयक है भाई साहब, ये तो रखा जाएगा किसमें, ये रखा जाएगा विधानसभा में, विधान परिषद में पहले नहीं रखा जाएगा। तो धन विधेयक पहले विधानसभा में रखा गया, विधानसभा से पारित होने के बाद ये जाएगा दूसरे सदन के पास, और दूसरा सदन हमने देखा, दूसरा सदन क्या है, दूसरा सदन है विधान परिषद। तो दूसरे सदन विधान परिषद को इस संबंध में ज़्यादा पावर प्राप्त नहीं है, वो तो केवल 14 दिन तक उस पर विचार विमर्श कर सकती है। 14 दिन में वो चाहे तो उस पर हस्ताक्षर करे, चाहे वो उसमें संशोधन बताए, उसके पास जो कुल टाइम उसे मिलता है वो सिर्फ 14 दिन का ही प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं। धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है तो परिषद उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यदि वह मतलब विधान परिषद, यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में ही दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा कि उसे अधिकतम 14 दिन मिले होते हैं। 14 दिन में यदि वह चाहे, उसे लगता है विधेयक बिल्कुल ठीक है, तो वह हस्ताक्षर कर सकती है, वह पारित माना जाएगा क्योंकि हस्ताक्षर हो गए हैं। यदि 14 दिन के अंदर वो चाहे तो अपने सुझावों के साथ वापस से विधानसभा को लौटा सकती है कि मेरे हिसाब से ये इसमें संशोधन किए जाने चाहिए। हालांकि वो बाद में है, वो विधानसभा की इच्छा पे है कि वो सुझाव माने या नहीं माने। तो 2 कंडीशन हमने देखी, क्या साइन कर सकती है या फिर अपने सुझावों के साथ विधानसभा को लौटा सकती है। और तीसरी कंडीशन कि यदि वह न तो साइन करती है न अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वो विधेयक लौटाती है और 14 दिन भी हो गए, तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, 14 दिन होते ही वो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने उसे पारित किया था। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई, पावर किसकी ज़्यादा हुई, विधानसभा की ही ज़्यादा हुई। ठीक है, क्योंकि न तो पहले प्रस्तावित किया जा सकता विधान परिषद में और न 14 दिन से 1 दिन उसको ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है हमारी संविधान में संशोधन करने की शक्ति। क्या देखा था हमने, आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। और उसमें हमने 3 विधि देखी थी, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, और कुछ ऐसे विशिष्ट मामले होते हैं संविधान के जिनमें संसद के विशेष बहुमत के साथ ही किन्हीं भी, जरूरी नहीं कि कुछ निश्चित राज्य, किन्हीं भी आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की जरूरत पड़ती है। और विधानमंडल में जिन राज्यों में 2 सदन हैं तो विधान परिषद भी शामिल होगा। लेकिन विधान परिषद को अगर व्यवहारिकता में हम देखें ना तो विधानसभा से कम शक्ति प्राप्त है संविधान संशोधन के रेफरेंस में भी। देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव को आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो विधान परिषद जिन राज्यों में है वो भी संविधान संशोधन के इन प्रस्तावों का क्या करती हैं, अनुसमर्थन करती हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी शक्तियां, कि जो विधान परिषद है उसको इस संबंध में पावर ना के बराबर प्राप्त है। कैसे कि वह न तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में और न ही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले सकती, कि वो किन्हीं भी न तो राष्ट्रपति के चुनाव में और न ही राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। जबकि हमने देखा विधानसभा तो भाग लेती है, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में भी भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो भाई हमने देखा
साधारण विधेयक के रेफरेंस में भी 4 महीने की आप देख लो एक समय अवधि मिली हुई है, उससे ज़्यादा की पावर नहीं है, तो उसमें भी पलड़ा किसका भारी है? विधानसभा का। आप देखो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, तो कार्यपालिका शक्तियों में हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार तो विधानसभा के पास ही है ना। फिर तीसरी हमने देखा धन विधेयक, तो धन विधेयक कहाँ रखे जाएंगे? विधानसभा में रखे जाएंगे। राज्यसभा तो उनको 14 दिन रोक सकती हैं, 14 दिन की पावर हमने देखी। और इसके अलावा संविधान संशोधन और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, तो इनमें भी विधान परिषद की स्थिति कमजोरी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक खर्चीला सदन है और इसकी तुलना हम सफ़ेद हाथी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यह तुलनात्मक रूप से विधानसभा से तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से कमजोर सदन है, शक्ति विहीन सदन है, इसको इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिली हुई है, कोई प्रभाव भी यह अपना स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए जो आलोचक हैं वो इसे सफ़ेद हाथी की संज्ञा देते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअलिटी की कि क्या एक्चुअल में इस संस्था की कोई उपयोगिता नहीं है। तो इसके लिए अपन एक बार इसकी तुलना करते हैं राज्यसभा के साथ, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह से राज्य का द्वितीय सदन है विधान परिषद, ठीक उसी तरह से ही संसद का द्वितीय सदन है राज्यसभा, क्योंकि हमने देखा राज्यसभा की तर्ज पर ही विधान परिषद बनाया गया। लेकिन राज्यसभा की स्थिति विधान परिषद की स्थिति से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, वह भारत की संघात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि विधानसभा जो है ना, विधानसभा का एक आप कह दो विधानसभा की परछाई बन के विधान परिषद काम करती है। विधान परिषद ऐसे नहीं कि कोई अलग हितों का प्रतिनिधित्व कर रही है, बल्कि यहाँ तक कि उसका आकार भी विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी, हमने देखा कि राज्यसभा के गठन के निश्चित नियम हैं कि राज्यसभा के बस 12 सदस्य हैं, वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे और सदस्यों का स्पष्ट निर्वाचन होगा। लेकिन जब अगर हम विधान परिषद को देखें तो विधान परिषद है ना मिक्स टाइप की है, मतलब उसमें सभी अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। कहीं हम देखते हैं कि विधानसभा के सदस्य चुन रहे हैं कुछ सदस्यों को हम देख रहे हैं स्थानीय संस्थाओं के सदस्य चुन रहे हैं, कुछों को हम देख रहे हैं कि अध्यापक चुन रहे हैं, कुछों को हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएट चुन रहे हैं। तो अलग अलग हित हो गए, तो इनका कोई मतलब गठन का कोई निश्चित आधार नहीं रहा यहाँ पे। तो इसलिए हमने देखा, दो हमने कारण देखे। तीसरा, अगर हम विधेयक के संदर्भ में देखें तो साधारण विधेयक के संबंध में ना राज्यसभा को काफी अच्छी खासी स्थिति प्राप्त है, वह लोकसभा के बराबर का पलड़ा रखता है। लेकिन विधान परिषद में हमने देखा कि अधिकतम जो पावर है वो विधानसभा को ही प्राप्त है। तो अगर हम राज्यसभा से भी तुलना करें तो भी है एक कमजोर सदन ही साबित होता है, विधानसभा से तुलना कर रहे हैं तो भी एक कमजोर सदन साबित हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसीलिए भारत में कम राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। जिन राज्यों को लगता है कि रियल में उनके पास बहुत ज़्यादा कार्यभार है, चूंकि राज्य में कार्यभार ज़्यादा है इसलिए विधान परिषद बनाई जा सकती है। इसी के साथ ही कुछ ऐसे सदस्य भी इसमें मनोनीत होते हैं जो कि विद्वान होते हैं अपने अपने क्षेत्रों के, कला विज्ञान के क्षेत्रों के, तो उन लोगों के अनुभव का फायदा उठाने के लिए भी इस संस्था का गठन कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो यह इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो बच्चों अच्छे से ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। धन्यवाद।